कैश फ्लो स्टेटमेंट के पार्ट 2 वाले वीडियो में हमने फर्स्ट 2 स्टेप्स किए थे, जिसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये हमने निकालना सीखा था। ये 2 फॉर्मूला हमने किए थे और इससे रिलेटेड क्या क्या ऐड माइनस करना है वो मैंने आपको सिखाया था और उसका लॉजिक भी दिया था, रीजंस भी दिए थे कि क्यों किसी आइटम को ऐड करना है, क्यों किसी को माइनस करना है, क्योंकि आपको वाइवा में ये भी पूछा जा सकता है। तो आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट 2 स्टेप्स थे, एक्चुअली मैंने पिछले वीडियो में बोला था, लेकिन मैंने उसको 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। हम इन 3 स्टेप्स को करेंगे, इनके रीजन सीखेंगे कि ऐड माइनस किस किस चीज़ को करना है और क्यों करना है। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम फुल फ्लेज्ड एक बार फिर से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ये पांचों स्टेप एक बार देखने के बाद एक और फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ये पांचों स्टेप्स आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम थर्ड स्टेप से स्टार्ट करते हैं। आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक हमने करवा दिया था। तो उसके बाद क्या होता है, इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस को कैलकुलेट करने के बाद करेंगे। तो क्या क्या करेंगे हम करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड करेंगे और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को भी हम ऐड करेंगे। उसका रीजन क्या है? डिक्रीज इन करंट एसेट्स, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। सपोज डेटर्स हमारे लिए क्या होते हैं? करंट एसेट्स होते हैं। सपोज मेरे डेटर्स थे शुरू में 50,000, एंड में हो गए वो 30,000। ये है ओपनिंग डेटर्स, ये है क्लोजिंग डेटर्स। तो 50,000 से 30,000 हो गए हैं, तो दैट मीन्स कि उनमें से 20,000 रुपीज मुझे मिल गए होंगे, यानी कि कैश का इनफ्लो आ गया होगा। तो अगर मेरी एसेट्स कम होती हैं तो दैट मीन्स कैश का इनफ्लो आया है, और कैश का इनफ्लो आया है तो दैट मस्ट बी डेबिटेड, दैट मस्ट बी एडेड। तो उसको हमें ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि डिक्रीज इन करंट एसेट से क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस बढ़ जाते हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए डिक्रीज इन करंट एसेट्स को हमें ऐड करना है। सिमिलरली इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, सपोज हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं। सपोज कि हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं 50,000 और क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं 1 लाख। तो ऑब्वियसली ओपनिंग क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो साल के दौरान भी हमने ड्यूरिंग द ईयर भी हमने कुछ परचेजेस किए होंगे, तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ने चाहिए। तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमारे बढ़ गए हैं, तो दैट मीन्स कि हमने अपने जो पे करना था क्रेडिटर्स को, वो हमने कम पे किया है, मतलब लेस कैश इज बीइंग पेड, कम कैश पे किया जा रहा है, तो दैट मीन्स कैश का इनफ्लो है। तो इसीलिए हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए हमें इसको ऐड करना है। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड, तो इन दोनों को हमें ऐड करना है। सिमिलरली अगला है इंक्रीज इन करंट एसेट्स। इंक्रीज इन करंट एसेट्स को हमें माइनस करना है, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को हमें माइनस करना है। इन दोनों को हमें माइनस करना है। याद रखना कि ये करंट जो लायबिलिटीज हम ले रहे हैं, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हम कंसीडर करेंगे, उसमें हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वाली लायबिलिटीज को नहीं लेना। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वाली लायबिलिटीज क्या होती हैं, हम वो अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करेंगे पार्ट 4 में। पार्ट 5 में हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, तो उसको हम नहीं लेंगे। तो इसके बारे में अभी आप बॉदर मत करना, जस्ट इतना समझ लीजिए कि अगर हमारे करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे सपोज यहीं पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ स्टॉक का, तो स्टॉक भी हमारे लिए क्या है, करंट एसेट्स है।
तो सपोज कि हमारा स्टॉक था पहले 30,000 का, अभी हो गया है 80,000 का। ओपनिंग था 30,000 एंड क्लोजिंग हो गया 80,000 का। तो दैट मीन्स हमने 50,000 का स्टॉक परचेज किया होगा। तो परचेज किया होगा तो दैट मीन्स कैश का आउटफ्लो गया होगा। तो इसको हमें माइनस करना है, क्योंकि हम कैश इनफ्लो और आउटफ्लोज ले रहे हैं, तो हमें इंक्रीज इन करंट एसेट्स को माइनस करना है। इसी तरह से डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज में मैं फिर से क्रेडिटर्स वाला एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज कि 1 लाख थे, अभी 70,000 हो गए हैं। ओपनिंग थे 1 लाख और क्लोजिंग हो गए 70,000। तो दैट मीन्स कि मैंने 30,000 के क्रेडिटर्स को पे कर दिया है। पे कर दिया है तो दैट मीन्स आउटफ्लो हो गया। आउटफ्लो हो गया तो उसको हमें माइनस करना है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है, करंट एसेट्स में अगर डिक्रीज होगा तो उसको ऐड करना है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को हमें ऐड करना है। इंक्रीज इन करंट एसेट्स को हमें माइनस करना है, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को भी हमें माइनस करना है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड, इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस। आप एक चीज को भी याद रख लो ना तो बाकी याद हो जाएगा। जैसे आप अगर ये याद रख लो कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड करना है, तो आपको पता है कि इसका उल्टा क्या होता है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो उसको क्या करना है, माइनस। ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो इसको माइनस किया तो इसको इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को ऐड करना है। इंक्रीज इन लायबिलिटीज को ऐड किया तो इसका उल्टा क्या होता है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, उसको हमें माइनस करना है। तो हमें इस चीज को याद रखना है। ये स्टेप करने के बाद जो आएगा वो हमारी होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। और ये स्टेप करना है हमने सेकंड स्टेप करने के बाद, जिसमें हमारे पास आया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप करेंगे तो हमारे पास आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। आई थिंक नेक्स्ट स्टेप सिखाने के पहले हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ताकि आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाए, क्लैरिटी हो जाए। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं, ये डी के गोयल में से है। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। तो आपको ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दे रखे हैं, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाज 1 लाख। तो आपको ये दे रखा है, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1 लाख। इसको हम साइड पे लिखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है आपका 1 लाख। तो आपको क्या क्या ऐड माइनस करना है, तो आपको जब भी क्वेश्चन करना है ना तो यहीं पे ऐड माइनस एक बार कर लो, तो फिर फटाफट से नोट हो जाता है और आपको क्वेश्चन करने में टाइम भी नहीं लगता। जैसे कि यहाँ पे डेटर्स का देखिए, प्रीवियस ईयर दे रखा है और करंट ईयर दे रखा है। डेटर्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो उसको हमें ऐड करना है। बिल्स रिसीवेबल हमारा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो हमें इसको माइनस करना है। इसके बाद है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ऐड करना है। बिल्स पेबल हमारा डिक्रीज हो रहा है, बिल्स पेबल डिक्रीज हो रहा है तो हमें इसको माइनस करना है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे करंट लायबिलिटी होती है, इंक्रीज हो रहे हैं तो इसको हमें ऐड करना है। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होती है, एसेट हमारी डिक्रीज हो रही है तो इसको हमें ऐड करना है। और उसके बाद है एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम भी हमारी एसेट होती है, एसेट इंक्रीज हो रही है तो उसको हमें माइनस करना है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी है तो इसको हमें क्या करना है, कम हो रही है, कम हो रही है तो दैट मीन्स हमें इसको माइनस करना है। मैं इस बार एक बार के लिए यहाँ पे लिख भी रही हूँ कि करंट एसेट्स कौन कौन से हैं। ये करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो जो जो ऐड वाली आइटम्स हैं हम उसको ऐड करेंगे, जो जो माइनस वाली आइटम्स हैं हम उनको माइनस करेंगे। अब ऐड में हम क्या क्या लिखेंगे, पहले तो डेटर्स ऐड करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज
इन करंट लायबिलिटीज। तो क्या क्या है, या आपको इसको अलग अलग भी लिख सकते हो। डिक्रीज इन करंट एसेट्स को पहले ऐड कर दो, तो फिर आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा कि वो डिक्रीज हुआ। तो डेटर्स को ऐड किया, डेटर्स। उसके बाद है प्लस साइड पे है ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो भी करंट एसेट है, तो उसको भी हमें ऐड करना है। डेटर हमारे डिक्रीज हुए हैं 20,000 से, ओके, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे डिक्रीज हुए हैं 200 से, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। और उसके बाद हमें ऐड किस किस को करना है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा जिसको हमें ऐड करना है, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दोनों को हमें ऐड करना है। तो लिख देते हैं क्रेडिटर एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिटर है हमारे 5,000 से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 500 से। तो हमें इन सबको ऐड करना है। इन सबको ऐड करने के बाद आएगा 25,700, तो ये हो जाएगा 1,25,700। अब हमें लेस क्या क्या करना है, इंक्रीज इन करंट एसेट, और लेस क्या करना है हमें, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स में क्या क्या माइनस है, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल लिख देते हैं, और माइनस बिल्स पेबल, यहाँ पे बिल्स पेबल लिख देते हैं, और माइनस एक्रूड इनकम, एसेट है, एक्रूड इनकम यहाँ पे एसेट साइड पे लिख देते हैं, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस माइनस है, यहाँ पे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लिख देते हैं। अब सबका अमाउंट लिख देते हैं, यहाँ पे है 700, एक्रूड इनकम है 100, ठीक है। उसके बाद बिल्स पेबल है 2000, और BR है हमारा 3000। तो इन सबको हमें माइनस करना है। माइनस करना है तो आपको पैरेंथेसिस में लिखना है। तो टोटल इस अमाउंट को, यानी कि 5,000, 5,700, 5,800, तो 5,800 को हमें माइनस करना है, और ये हमारा प्लस और माइनस करने के बाद आ जाएगा 1,19,900, जो कि होगा क्या, थर्ड स्टेप, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। तो यहाँ तक कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस हमारा थर्ड स्टेप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो क्या करना था, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड, इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज माइनस, तो जो हमारा आएगा वो होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब हम नेक्स्ट 4th और 5th स्टेप एक साथ कर लेते हैं, फिर इसका इक्वेशन कर लेंगे। तो अभी तक हमने यहाँ तक किया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस तक हमने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो इसमें हमें टैक्स का करना है। तो जितना हमें टैक्स पेड होगा, इनकम टैक्स पेड होगा, उसको हमें माइनस करना है, और जितना हमें रिफंड आया होगा उसको हमें ऐड करना है। कई बार आपके क्वेश्चन में ऐसे भी दिया होगा कि नेट ऑफ इनकम टैक्स पेड, फिर उसको माइनस कर दो। उसका मतलब क्या होता है, जैसे सपोज कि टैक्स पेड है आपका 70,000, ठीक है, इसको हमें माइनस करना था, और आपका रिफंड ऑफ टैक्स आया है 30,000, इसको हमें ऐड करना था। तो इन दोनों को माइनस ऐड करने की बजाय हम सीधा 40,000 को माइनस कर देंगे, दोनों का डिफरेंस, और लिखा क्या होगा, नेट ऑफ टैक्स इनकम टैक्स पेड। तो ऐसे करके इसको माइनस किया होगा। ये टैक्स पेड अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो हम इसको यही मानते हैं कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, इसीलिए हम इसको माइनस करते हैं। और रिफंड को भी हम यही मानते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, इसीलिए हम इसको ऐड करेंगे। ये नेट ऑफ टैक्स पेड की बजाय मेरे को बेटर लगता है कि हम माइनस प्लस करके दिखा दें। तो अगर आपको स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि इनकम टैक्स जो पे किया या रिफंड जो भी आया वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है या फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो ना तो हमें इसको माइनस करना है,
ना तो हमें इसको ऐड करना है। वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि कैपिटल इन्वेस्टिंग का पार्ट कैसे होगा, जैसे मान लो कोई एसेट बेची थी तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ गया, तो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया होगा कि ये वाली एसेट बेची थी तो उसके ऊपर टैक्स हमें पे करना पड़ गया, तो दैट मीन्स हमें इसको यहाँ से माइनस नहीं करना, फिर हम इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से माइनस करेंगे। सपोज आपको दिया होगा कि डिविडेंड रिसीव किया था, उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ गया, तो टैक्स पेड में से जो डिविडेंड पे के ऊपर टैक्स पे किया जाता है वो फाइनेंसिंग से रिलेटेड होता है, तो भी हमें यहाँ पे इस स्टेप में इसको माइनस नहीं करना। सिमिलरली रिफंड ऑफ टैक्स अगर हमें पता है कि वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग से रिलेटेड है तो हमें उसको ऐड नहीं करना। अदरवाइज हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, टैक्स पेड को माइनस करना है और रिफंड ऑफ टैक्स को ऐड कर देना है। ठीक है, ये वाला स्टेप करना है। तो जो हमारे पास आएगा वो होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये फोर्थ स्टेप होगा। और लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो थे, जो कि रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी थे, अब हम उनको माइनस कर देंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स जो थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जो थे जो कि ऑपरेटिंग से रिलेटेड है उसको हम ऐड कर देंगे। तो जो हमारा आएगा वो होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे हमारा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। आई नो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम क्वेश्चन करेंगे। हम एक ही क्वेश्चन नहीं करेंगे, आई थॉट कि ये बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आज के वीडियो में हम इसको करने के बाद, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को करने के बाद वाले वीडियोस करने के बाद हम फिर से इसको करने के बाद हम दो वीडियोस करेंगे स्पेसिफिकली। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग वाली एक्टिविटीज करने के बाद हम दो वीडियोस करेंगे जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे जो भी रेलिवेंट होगा, तो आपको अच्छे से ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि थ्योरी पार्ट इतना अच्छे से समझ नहीं आता जब तक हम न्यूमेरिकल्स ना करें। तो बस ये जान लो अभी के लिए, टैक्स पेड को माइनस, रिफंड ऑफ टैक्स को ऐड, ये हो गया फोर्थ स्टेप। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को माइनस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को ऐड, क्योंकि ये इनकम और एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग से रिलेटेड है और हमने पहले स्टेप में क्या किया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकाला था। तो लास्ट स्टेप में हम इसको वापस सीधा करके, मतलब एक्सपेंसेस को माइनस, इनकम को ऐड, टैक्स पेड को माइनस, रिफंड को ऐड करके हम जो लाएंगे वो होगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो बेटर रहेगा कि हम इसका भी एक क्वेश्चन करके आपको मैं बता सकूं। तो मैं इसी क्वेश्चन को ले रही हूँ, एक्चुअली इसी क्वेश्चन को मैं ले रही हूँ। ये हमने यहाँ तक तो कर ही चुके हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 1,19,900, ये हमारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ये हमारा आया हुआ है 1,19,900। तो फोर्थ स्टेप कर लेते हैं हम, फोर्थ स्टेप और फिफ्थ स्टेप दोनों कर लेते हैं। इमेजिनरी उसके लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि क्या क्या है। इनकम टैक्स पेड मान लो दे रखा है आपको 60,000, इनकम टैक्स का रिफंड आपको दे रखा है सपोज 20,000, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर या लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय फायर आपको दे रखा है 1,30,000, और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड आपको दे रखा है 2 लाख। तो अब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं थर्ड स्टेप तक। अब हमें क्या करना है, लेस इनकम टैक्स पेड। तो 60,000 को माइनस कर दो और इनकम टैक्स का जो रिफंड है उसको हम ऐड कर देते हैं, तो इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, या फिर हम सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हैं कि नेट ऑफ इनकम टैक्स पेड 60 माइनस ज़्यादा है प्लस कम है,
तो -40,000 आएगा, तो सीधा -40,000 यहाँ पे कर सकते हैं। और आप इधर लिख सकते हो कि नेट ऑफ टैक्स पेड। अभी के लिए हम 1,19,000 में से 1,19,900 में से 60,000 माइनस किया और 20,000 ऐड किया, तो ये आ जाएगा आपका 79,900। इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, लॉस ऑफ गुड्स बाय अर्थक्वेक, ये सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं, हमारे लॉसेस हैं। तो इनको हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं। सिमिलरली ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, ये भी हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। और इसके अलावा वॉलंटरी, अगर रिटायरमेंट स्कीम वीआरएस के अंडर हमने किसी एम्प्लॉय को पैसे दिए हैं, तो वो भी हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये लॉस ऑफ गुड्स अगर वर्ड है, ठीक है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, चाहे वो फायर हो, चाहे थेफ्ट हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो। तो क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। रिमेंबर, अगर यहाँ पे होता लॉस ऑफ एसेट बाय फायर, एसेट होता तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता, तो उसको हम यहाँ से माइनस नहीं करते। और उसके ऊपर अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया होता तो उसको हम ऐड नहीं करते। बट क्योंकि ये गुड्स है, मतलब इन्वेंट्री है जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो 1,30,000 को माइनस कर देंगे, जो कि हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है। तो इसको हमें माइनस करना है और ऐड हमें किसको करना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम विच इज इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, तो उसको हमें ऐड करना है। तो ये ऐड माइनस करने के बाद जो आएगा वो होगा हमारा 70,000, एक तरीके से ऐड कर देंगे, तो 1,49,900 ये होगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसको हम बोल सकते हैं कि कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, क्योंकि ऑलरेडी अभी तक ये वैसे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से ही हमने शुरू किया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, तो वही चलते जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम को ऐड करेंगे जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं पार्ट 6 और 7 वाले वीडियोस में, क्योंकि तब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे, और उसके बाद जो भी रेलिवेंट है इन क्वेश्चंस के लिए आई विल ट्राई टू इंक्लूड दैट इन माय क्वेश्चंस। तो अभी हमने ये 2 स्टेप भी कवर कर लिए हैं। अब हम एक क्वेश्चन पूरे का पूरा कर लेते हैं जिसमें ये पांचों के पांचों स्टेप्स इंक्लूडेड होंगे। बट उसके पहले आई थॉट एक बार आपको फिर से ये रिकलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या क्या किया था हमने। सबसे पहला स्टेप हमने किया था नेट प्रॉफिट। अभी मैं आपको रीजंस नहीं दूंगी, अगर आपको रीजंस जानने हैं तो आप पार्ट 2 वाले वीडियोस में देख सकते हो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये पहला स्टेप था। इसको भी एक बार देख लेते हैं कि क्या कैसे निकाला था हमने नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। ये हमने लिया था बैलेंस शीट की क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस में से, तो ये आया था। उसमें ऐड किया था हमने ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ड्यूरिंग द करंट ईयर, और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स को माइनस किया। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, ऐड किया प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स और रिफंड को किया माइनस, तभी हमारा बिफोर टैक्स आएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स किसी से भी रिलेटेड, जो भी किसी से भी रिलेटेड हो, उनको हमने क्या किया था, एक्सपेंसेस को हमने माइनस कर दिया था, और सॉरी एक्सपेंसेस को हमने ऐड कर दिया था, उल्टा चल रहे थे ना हम। तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो कि हमारा एक तरह से एक्सपेंस था, ऐड किया था, रिफंड को माइनस किया था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को ऐड किया था, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स को हमने माइनस किया था।
तभी हमारे पास आया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद चलते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप पे हमने क्या किया था, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को ऐड किया था। जैसे कि डेप्रिसिएशन ऐड, नॉन कैश है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ऐड, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग है, ये फाइनेंसिंग से रिलेटेड होते हैं दोनों चीजें। गुडविल, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स अमोर्टाइज ऐड किया, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है। इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ऐड किया, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग है, ये फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट ऐड किया, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऐड किया, ये है इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऐड किया, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है, ये सबको हमने ऐड किया। माइनस किया था नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, माइनस किया। डिविडेंड इनकम फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस किया। रेंटल इनकम इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस किया। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस किया। डिक्रीज इन प्रोविजन, ये नॉन कैश एक्सपेंस था, नॉन कैश नॉन कैश इनकम है, नॉन कैश इनकम है, माइनस किया। इंक्रीज इन प्रोविजन नॉन कैश एक्सपेंस है, और डिक्रीज इन प्रोविजन नॉन कैश इनकम है, इसको हमें माइनस किया। तो जो आया था वो हमारा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आई थिंक अगले जो भी तीन स्टेप्स हैं वो हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं। डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस, इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस। तो जो आएगा वो होगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इनकम टैक्स पेड माइनस रिफंड ऑफ टैक्स ऐड, तो जो आएगा वो होगा कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो इनकम्स थे जो कि रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी थे उसको ऐड, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस थे या लॉसेस थे जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड थे, उनको माइनस। तो जो आएगा हमारा वो होगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ये प्लस में आता है तो आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अगर ये माइनस में आता है तो आप इसको लिखोगे कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बस एक क्वेश्चन अभी के लिए करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेस्टिंग एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करेंगे। उसके बाद दो वीडियोस में हम प्रॉपरली तीनों की तीनों एक्टिविटीज से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। और मैं ट्राई करूंगी कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं रह जाए जो जिसके बारे में आपको नहीं पता हो। तो ये भी हमने कर लिया है, तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है प्रॉफिट ऑफ फिलिप्स लिमिटेड आफ्टर अप्रोप्रिएशंस वाज 2,50,000। अप्रोप्रिएशन मतलब सब कुछ बांटने बूटने के बाद, मतलब रिजर्व्स में ट्रांसफर करने के बाद या जो भी है, डिविडेंड पे किया, जो भी किया डिविडेंड पे किया, तो उसके बाद हमारा प्रॉफिट आया है 2,50,000। तो 2,50,000 आ गया हमारा। तो उसके बाद हमने ये आपको पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, इन सबको हम आफ्टर कंसीडरेशन, मतलब इन सबको हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, मतलब जिसको माइनस करना था माइनस कर चुके हैं, जिसको ऐड करना था ऐड कर चुके हैं। तो और उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो इसको करने के लिए हम सीधा ही क्वेश्चन शुरू करते हैं, जैसे जैसे स्टेप आते जाएंगे मैं आपको बताती जाती हूँ। तो सबसे पहले है 2,50,000। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और ये हमें निकालना होता है वर्किंग नोट्स में। तो मैं इसको वर्किंग नोट्स में निकालूंगी। वर्किंग नोट्स में सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर एप्रोप्रिएशंस, नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशंस हमें दे रखा है 2,50,000 का। अब हम इसमें से देख लेते हैं क्या क्या हम करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को हम ऐड करते हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड करते हैं, ओके। इसके अलावा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, इनकम्स
नहीं दे रखे हैं, तो हम यहीं पे बस यही दोनों चीज़ों को हम ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 35,000, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 17,500, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारे पास आएगा 3,02,500 विच इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसको हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। आई होप आप प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करना। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड ऐसे करके, तो 3,02,500 ये किया। अब हम स्टेप वाइज चलेंगे, ठीक है। हमने जो स्टेप वाइज बनाए हैं, पहला स्टेप है नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश वाला, फिर है डिक्रीज एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाला, फिर है टैक्स वाला, फिर है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस एंड इनकम्स वाला। तो सबसे पहले ये दे रखा है आपको डेप्रिसिएशन, तो ये आता है आपका ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आ गया डेप्रिसिएशन 20,000, इसको हम कर देंगे ऐड, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नॉन ऑपरेटिंग ऐड कर देंगे 2,000। पेटेंट्स अमाउंटाइज्ड, ये भी नॉन कैश एक्सपेंस है तो ऑपरेटिंग लेकिन नॉन कैश, तो 9,000 ऐड कर देंगे। और उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कर चुके हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये है हमारा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट। तो इनको हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले क्या है ये, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 8,000 को हमें माइनस करना है। तो ये तीनों का टोटल आ गया था हमारा 31,000। तो 31,000 को हम यहाँ पे कर देंगे ऐड और 8,000 को हम यहाँ पे कर देंगे माइनस। तो जो हमारा आएगा वो होगा 3,25,500। तो यहाँ तक आ गया हमारा। इसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आ गया हमारा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में है। ये है करंट एसेट, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज हो रहे हैं तो इसको क्या करेंगे माइनस। ये है करंट लायबिलिटीज, ये यहाँ पे मैं साथ के साथ लिख रही हूँ कि कितने कितने से, तब आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा। -12,000 करंट लायबिलिटीज हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, 10,000 से ऐड करेंगे। इन्वेंट्री हमारा 4,000 से डिक्रीज हो रहा है, तो इसको ऐड करेंगे। ये है करंट एसेट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस करंट लायबिलिटी है, ये हमारी डिक्रीज हो रही है तो हम इसको माइनस करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी होते हैं, डिक्रीज हो रहे हैं तो इनको हम माइनस करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट होता है, इंक्रीज हो रहे हैं 5,000 से, तो इंक्रीज हो रहे हैं तो इसको हम माइनस करेंगे। तो हमें ऐड करना है दो ही आइटम्स को, एक करंट एसेट है और करंट लायबिलिटी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे तो ऐड लिखेंगे। क्या क्या किया हमने, करंट ट्रेड पेबल्स, ठीक है, डिक्रीज इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स को ऐड करेंगे, और इन्वेंट्री डिक्रीज हुई होगी तो उसको हमें ऐड करना है। तो 10,000 एंड 4,000 दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब 14,000 को हम करेंगे ऐड। लेस क्या क्या करना है, चार आइटम्स हैं। ये है ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं लेस, आप लिख देना इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो लिख देते हैं क्या क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस, और उसके बाद है माइनस में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, माइनस करना है 8,000,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस माइनस करना है 3000, ये मैंने लिखा नहीं था। प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करना है 5000। तो इन सबको हमें माइनस करना है। तो 12, 8, 20, 23, 5, 28,000। तो 28,000 को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो आएगा वो होगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग नहीं, अभी हमारा स्टेप रहता है, ये आएगा हमारा 3,11,500। टैक्स पेड को हमें माइनस करना है। अभी हमें टैक्स पेड को माइनस करना है। ये है कैश फ्लो बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स। आपको टैक्स पेड की आइटम यहाँ पे दे नहीं रखी, तो जब भी आपको ऐसा हो कि आपको नहीं दे रखा तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बना लेना है प्रॉपरली। मैं कॉम्प्रिहेंसिव वाले क्वेश्चन में सिखाती हूँ आपको। अभी के लिए 35,000 है, तो कैसे बनाएंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाते हैं। तो बाय बैलेंस बीडी, ये है आपका बाय बैलेंस बीडी नहीं दे रखा, ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा, 35,000 दे रखा है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो उसको दिखाते कैसे हैं? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और दिखाएंगे इसको प्रोविजन फॉर द करंट ईयर। जो करंट ईयर के लिए हमने प्रोविजन बनाया है वो हमने इस साइड पे बनाया है 35,000 का। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो यहाँ पे हम कर देंगे टू बैंक अकाउंट, जो कि हम एज्यूम करेंगे कि हमने इतना टैक्स पेड किया है 35,000 का। प्रॉपरली मैं इसको बनाना सिखाती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से बनाना सिखाती हूँ मैं आपको। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या करना है? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे लिखते हैं हम, कर ही लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनाते हैं? प्रोविजन और रिजर्व्स का लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, रिजर्व्स एंड प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है। तो ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे और क्लोजिंग बैलेंस आएगा आपका डेबिट साइड पे। जो भी हम प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर बनाते हैं हम उसको लिखते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लिखते हैं उसको प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर इधर, और इधर लिखते हैं हम टू बैंक अकाउंट, यानी कि टैक्स पेड। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ यही आइटम दे रखी थी तो इसके बेसिस पे हम बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे लिख लेंगे कि टैक्स पेड कितना है, और हम उसी को मान लेते हैं कि हमने इतना टैक्स पे किया है। ठीक है, तो 35,000 यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो होगा हमारा 276,500, और ये होगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, तो एक्सटर्नल एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, तो वो हमने लिया नहीं है 5th स्टेप। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को कंक्लूड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और उसके बाद हम करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर उसके बाद हम 2 वीडियोस और करेंगे जिसके अंदर हम बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे, जिसके अंदर प्रॉपर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।